स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू प्लूटस स्टेम। और आज हम करने जा रहे हैं सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम का मतलब होता क्या है, डेरिवेशन वगैरह तो हम बाद में देखेंगे, पहले समझते हैं एक्चुअल में सिंपल पेंडुलम है क्या। सिंपल पेंडुलम में क्या होता है, आपके पास एक स्ट्रिंग होती है, एक रस्सी होती है, और इससे आप एक मास अटैच कर देते हो, जो लैब में यूज किया जाता है। जब आप ग्रेड 11 में जाते हो तो वहाँ पे फिजिक्स की लैब होती है, उसमें सिंपल पेंडुलम का एक एक्सपेरिमेंट होता है जहां पर आपको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैलकुलेट करना होता है। अब आप ये कैसे कैलकुलेट करते हो, आपको सिंपल पेंडुलम दिया जाता है, उसमें आप क्या देखते हो, उसमें आप ऑक्सीलेशंस काउंट करते हो, और ऑक्सीलेशन का मतलब क्या होता है ये सब हम जानते हैं, और फिर फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करके जी की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। ऐसा एक्सपेरिमेंट होता है। अभी हमें इस एक्सपेरिमेंट के बारे में कुछ नहीं पता, इवन हमें ये भी नहीं पता कि सिंपल पेंडुलम एक्चुअल में होता क्या है। तो सिंपल पेंडुलम में हमारे पास क्या होता है, एक सपोर्ट होता है, रिजिड सपोर्ट। रिजिड सपोर्ट से आप क्या समझते हो, रिजिड मीन्स व्हाट, समथिंग जो बहुत सॉलिड है, सच एज कि आपने एक कील को दीवार में लगा दिया, तो अब जो वो दीवार है वो एक रिजिड सपोर्ट है। सिमिलरली यहाँ पर भी आपके पास रिजिड सपोर्ट है जो नहीं हिल रहा, मतलब फिक्स्ड है अपनी पोजीशन पे, ये वाला सपोर्ट। यहाँ से हमने अपने रस्सी को हैंग कर दिया, ठीक है, जो थ्रेड है उसको हैंग कर दिया, और उस थ्रेड से हमने जो मास एम अटैच करा है इसको बोलते हैं बॉब। अब ये बॉब होता है क्या, ये एक मेटेलिक बॉल होती है जो स्फेरिकल शेप में होती है। इस स्ट्रिंग की लेंथ क्या होगी आपकी, एल। पैरामीटर्स पता चल गए हमें। क्या क्या पता चला सिंपल पेंडुलम में, जो टॉपिक है सिंपल पेंडुलम, तो पहले तो यही पता होना चाहिए कि सिंपल पेंडुलम है क्या, व्हाट इज सिंपल पेंडुलम। तो आप जब उसकी कंस्ट्रक्शन बताएंगे या उसकी डेफिनेशन अपने एग्जाम में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, यही लिखेंगे कि आपके पास एक थ्रेड है, लेट अस अज्यूम हमारे पास एक थ्रेड है जिसकी लेंथ एल है, और एक कोई बॉब है जिसका मास एम है। हमने उस बॉब को उस थ्रेड के साथ टाइप कर दिया है और एक रिजिड सपोर्ट के साथ हैंग कर दिया। अब क्या होगा, अभी कोई डिस्टरबेंस नहीं है, तो ये रेस्ट पर रहेगा पूरा सिस्टम। इस पूरे सिस्टम को हम बोलते हैं सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम के बाद कंपाउंड पेंडुलम भी आता है, वो हम बाद में पढ़ेंगे, अभी सिंपल के बारे में जानते हैं। सिंपल पेंडुलम में ये जो सपोर्ट होता है ये रिजिड होता है, ये मूवेबल नहीं है, ये फिक्स्ड है अपनी पोजीशन पे, और ये थ्रेड है आपके पास, और ये एक मास है एम। अब इसी के साथ हम आगे क्या करेंगे, अब अभी तक ये जो हमने सिस्टम ड्रॉ करा है इसमें एक चीज है कि यहाँ पर कोई भी मोशन नहीं हो रहा है। अब देख पा रहे होंगे यहाँ पर बिल्कुल भी मोशन नहीं है, सब कुछ फिक्स्ड है अपनी पोजीशन पे, फिक्स्ड है ना। अब आगे देखते हैं आगे क्या होगा। हम लोगों ने इस बॉब को पकड़ा और थोड़ा सा लेफ्ट साइड में ले गए से, ये सेम आपका वही बॉब है, हमने बस इसको पकड़ा और ये इस पोजीशन पे ले गए। लेट्स से ये जो पोजीशन है इसको हमने नाम दे दिया पोजीशन ए। एट पॉइंट ए पर आप इसको ले जा चुके। अब क्या होगा, देखिए पहले जो था, अब इनिशियली जो सिस्टम था रेस्ट पर था, अभी आपने अभी बॉब को पकड़ा हुआ है तो अभी भी क्या है, रेस्ट पर है, रेस्ट पर है ना। जैसे ही आप इसको रिलीज करोगे, हाथ से छोड़ दोगे, तो क्या होगा, ये ऑक्सीलेशन स्टार्ट कर देगा। ऑक्सीलेशन मतलब क्या होता है, टू एंड फ्रो मोशन, फॉरवर्ड बैकवर्ड, फॉरवर्ड बैकवर्ड, इस टाइप का मोशन होगा। अब ये मोशन ऑक्सीलेशन मोशन कब होगा, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर, जब यहाँ पर जो एंगल बन रहा है आपका थीटा, ये स्मॉल हो। हमेशा याद रखना सिंपल पेंडुलम में थीटा हमेशा स्मॉल होता है। अगर आप बहुत हाई एंगल से उसको रिलीज करोगे तो प्रोबेबिलिटी है कि वो टू और फ्रो की जगह एक रोटेटरी मोशन भी करने लग जाए, मतलब कि घूमने लग जाए। वैसा आप केस भी हम पढ़ेंगे। थीटा क्या होगा यहाँ पर, स्मॉल होगा। ये आप अपनी डे टू डे लाइफ में भी करके देख सकते हैं। अगर आप जो स्विंग होता है जिसमें बच्चे झूला झूलते हैं, अगर बहुत हो गया उससे रिलेट नहीं कर पाएंगे, रहने देते हैं। थीटा क्या होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए। स्मॉल क्यों होना चाहिए, इसलिए होना चाहिए ताकि वो अच्छे से ऑक्सीलेट कर पाए।
जितने थीटा की वैल्यू स्मॉल होगी, लेट्स से 5 डिग्री, 7 डिग्री, 8 डिग्री, उतना ही अच्छा ऑसिलेशन होगा। अच्छे से मतलब क्या है हमारा, अच्छे से मतलब ये है कि 2 डायमेंशन मोशन होगा अलोंग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। लेकिन अगर आप थीटा को इंक्रीज कर दोगे तो उसमें जेड एक्सिस की भी इन्वॉल्वमेंट आ जाएगी, यानी कि 3 डायमेंशनल मोशन हो जाएगा, वहां पर तीनों कोऑर्डिनेट्स का कंट्रीब्यूशन आएगा। अभी क्या है, अभी बहुत छोटे से एंगल तक हमने उसको जो है डिस्टर्ब करा है, पहले रेस्ट पर था सिस्टम, आपने बॉब को उठाया और एक पॉइंट ए पर ले गए। जब आप पॉइंट ए पर लेकर गए तो इनिशियल पोजीशन और जो फाइनल पोजीशन थी थ्रेड के, उनके बीच में जो एंगल बन रहा है वो क्या है, थीटा बन रहा है। थीटा हमने पता करा, थीटा जो है हमारा बहुत ही स्मॉल है। अब स्मॉल से हमारे कहने का मतलब क्या है कि ऑसिलेशन अच्छे से हो पाएगा। ये सिस्टम यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब इसके बाद हमें इसमें क्या ड्रॉ करनी है, फोर्स। अब इस बॉब को देखिए, बॉब क्या है आपका, ये मेटेलिक बॉल। इसको देखिए, इस पे कौन कौन सी फोर्स एक्ट हो रही होगी। जस्ट आपको ये डायग्राम गिवन है और आपको फोर्स बतानी है कौन सी एक्ट हो रही है। अभी हम डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे हैं। एक बार सोच के देखिए कि क्या फोर्स एक्ट करेगी अगर ये जो पूरा सिंपल पेंडुलम का सेटअप अर्थ के ऊपर है, आउटर स्पेस में नहीं है, ठीक है। तो अगर अर्थ पर है तो फोर्स और ग्रेविटी, ये जो फोर्स लग रही होगी नीचे, क्या होगा, mg। अब हमने इतना तो पढ़ लिया है न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में कि जो थ्रेड पर, जो हमारे थ्रेड पर फोर्स लगेगी वो क्या होगी, टेंशन। अब डायरेक्शन देखो, यहाँ पर टी की डायरेक्शन कुछ और है और mg की डायरेक्शन कुछ और है। हम जब भी फोर्स कैलकुलेट करते हैं, जब न्यूटोनियन मैकेनिक्स पढ़ते हैं, जब हम बैंकिंग ऑफ रोड पढ़ते हैं, जब सर्कुलर मोशन के बारे में पढ़ते हैं, तो वहां पर हम कंपोनेंट को स्प्लिट करते हैं, एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस में और एक वर्टिकल एक्सिस में। अगर ये हमारा वाई कैप डायरेक्शन, वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, तो देखो mg किसके अलोंग है, अलोंग वाई एक्सिस है, तो उसके आप कंपोनेंट स्प्लिट नहीं कर पाओगे। लेकिन टी को देखो, जो हमारी टेंशन है उसके कंपोनेंट स्प्लिट हो सकते हैं, एक इस डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन में। दैट इज आवर cos थीटा और हियर इज आवर t sin थीटा। अब ये थीटा कौन सा है, वही एंगल जब आपने इसको उठाया और यहाँ पे ले गए। अब ये देखो, हमने पहले ही बोल दिया थीटा स्मॉल है, ठीक है। अच्छा, उस वाले पार्ट पे बाद में चलते हैं। पहले ये जो है आपको कितनी फोर्स दिख रही है, यहाँ पर 3 फोर्स दिख रही है डायग्राम के अकॉर्डिंग। एक तो mg, दूसरी टेंशन, इसके साथ साथ एक और फोर्स होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, रीस्टोरिंग फोर्स। रीस्टोरिंग फोर्स आपके कहाँ से है, ये जो ऑक्सीलेशन कर रहा है, तो हॉरिजॉन्टल में आपको सिर्फ एक ही कंपोनेंट दिख रहा है फोर्स का, दैट इज टी साइन थीटा। बट इस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट टी साइन थीटा के साथ एक और फोर्स एक्ट हो रही है। कौन सी फोर्स एक्ट हो रही है, एक बार देखो, F इज इक्वल टू एम ए। क्या F क्या होता है हमारा, एम ए, मास इनटू एक्सेलरेशन। अभी हम कौन से एक्सिस की बात कर रहे हैं, एक्स एक्सिस में, या हॉरिजॉन्टली आप देख रहे हो, ऑब्जर्व कर। तो क्या मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ मास इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन कौन सा, x इज इक्वल टू व्हाट, e sin थीटा। अभी भी ये इक्वेशन पूरी नहीं है, इसमें एक फैक्टर और आएगा, एक चीज की कमी है। इस पूरे मोशन को देखो, मोशन कैसा है आपका, ऑक्सीलेटिंग मोशन है, ऑक्सीलेट कर रहा है, और जो एक्सेलरेशन है हॉरिजॉन्टल एक्सिस में वो ax है, तो फोर्स क्या हो गई, max हो गई। उसी के साथ साथ हमने जब टेंशन वाली जो फोर्स के कंपोनेंट करे तो हमारे पास टी साइन थीटा हॉरिजॉन्टल में आया, तो वो टी साइन थीटा लिख दिया। अब ये जो फोर्स आपकी हॉरिजॉन्टल में लग रही है, रीस्टोरिंग है, पहले वो फॉरवर्ड मोशन करेगा, फिर बैकवर्ड, फॉरवर्ड बैकवर्ड। दैट मींस व्हाट, हमको एक नेगेटिव साइन लगाना पड़ेगा, यहाँ लगाए यहाँ लगाए, एक ही बात है। हमारे पास क्या आ गया, max माइनस टी साइन थीटा, ठीक है। ये हमारी पहली इक्वेशन बन चुकी है, पहली इक्वेशन बन चुकी है। कुछ भी नहीं करा है हमने, पहले सिंपल पेंडुलम को समझा है, उसके बाद फोर्स के जो कंपोनेंट थे उनको ब्रेक किया, और उसके बाद हमने थोड़ा सा अपना दिमाग यूज करा और देखा कि
ए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में टी साइन थीटा के साथ साथ मास इनटू एक्सेलरेशन भी है। क्यों? क्योंकि रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट हो रही है। अगर रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट नहीं होती तो उसका मतलब क्या होता है, ये पेंडुलम वहां जाता और वहीं रुक जाता, फिर वो एनर्जी ट्रांसफर करता, वो अलग सिनेरियो है। ठीक है, अब यहां से क्या आप साइन थीटा को कैलकुलेट कर सकते हो? साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन व्हाट? बताओ। हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज होता है। अब ये ट्रायंगल आपको कहीं इस पूरे डायग्राम में ट्रायंगल बनता हुआ दिख रहा है। अगर मैं कह दूं कि जो डिस्प्लेसमेंट था ये x था, कुछ ये डिस्प्लेसमेंट कितना था? x, जो उसकी पोजीशन थी इनिशियल और अब जो पोजीशन है बॉब की फाइनल, उस उन दोनों पोजीशन में जो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट आया दैट इज x। फॉर श्योर आप कहोगे कि मैम y का भी कोई कंपोनेंट यहाँ पर आ रहा है, दैट एग्जैक्टली वो आ रहा है, लेकिन उसको भी देखेंगे। पहले अभी आप साइन थीटा बताओ क्या होगा? परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे? x बाय यही होगा या और कुछ भी होगा? और ये अपना साइन थीटा। अब ये वैल्यू हम इस इक्वेशन में डाल सकते हैं। लेट्स से ये इक्वेशन 1 है, तो हमने तो आगे क्या होगा यहाँ पर? एम ए एक्स इज इक्वल टू माइनस टी एक्स डिवाइडेड बाय एक्स। अभी एक चीज देखो, जो आपकी लेंथ है सिंपल पेंडुलम में जो हम थ्रेड यूज कर रहे हैं वो फिक्स्ड है, वो चेंज नहीं हो रहा है। ये जो आप डेल यहाँ पर ये जो चेंज देख रहे हो ना हाइट का, दैट इज एल कोस थीटा। और वो एल कोस थीटा हम आगे पढ़ेंगे, अभी हम सिंपल पेंडुलम कंसीडर कर रहे हैं, यानी कि थीटा बहुत स्मॉल है। यानी कि एक्चुअल लाइफ में आप जब इसको देखोगे तो ये कुछ इस टाइप का दिखेगा, इतना डिस्प्लेसमेंट। बस यहाँ पे ड्रॉ करते हैं जिससे कि ये आपका पेंडुलम है और बिल्कुल छोटा सा एंगल। ठीक है, ये तो हमने डायग्राम को बहुत बड़ा करके दिखाया ताकि चीजें समझ। हॉरिजॉन्टली हमको फोर्स के बारे में सब पता चल गया। लेट्स सी इक्वेशन 2। ये इक्वेशन हमने फाइनलाइज कर दी। कौन सी? ये वाली। अब वर्टिकल में देखते हैं। वर्टिकल में हमारे पास क्या है? mg है और दूसरे क्या है? t cos थीटा है। इसके अलावा और कुछ? और कुछ नहीं है। तो फिर से सेम वे में हम लिखेंगे यहाँ पर भी along y एक्सिस। y एक्सिस के along आप क्या देख रहे हैं कि फोर्स इज इक्वल टू t cos थीटा इज माइनस mg। अब क्वेश्चन आएगा कि t cos थीटा हमने पहले लिखा है, पता है क्यों? क्योंकि आप ये देखो आपका बॉब जो है अभी उस थ्रेड से अटैच्ड है, तो वो टूट जाएगा, यानी कि mg बहुत ज्यादा हो जाएगा। ये सब हम न्यूटोनियन मैकेनिक्स में पढ़ते हैं। फोर्स को हम लिख सकते हैं ए वाई टी कॉस थीटा माइनस mg। अब एक चीज देखो यहाँ पर, ये एम ए वाई वाला कंपोनेंट से कुछ इफेक्ट पड़ रहा है? वर्टिकली जो मोशन हो रहा है वो पूरा हॉरिजॉन्टली है, स्पीड के सारे कंपोनेंट हॉरिजॉन्टली है, वर्टिकली तो कुछ भी नहीं है। और अगर आप एक्सेलरेशन अज्यूम भी करोगे तो डिस्प्लेसमेंट बहुत कम है। चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज आवर वेलोसिटी। वेलोसिटी में चेंज बहुत छोटा है, ऑलमोस्ट जीरो। अगर वेलोसिटी में चेंज बहुत कम है, यानी कि वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, वो एक कांस्टेंट वैल्यू आ रही है, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाता है? जीरो। कांस्टेंट टर्म का किसी भी कांस्टेंट चीज का आप डेरिवेटिव करते हो तो क्या आता है? अगर 4 का डेरिवेटिव करोगे तो क्या आएगा? जीरो। वही चीज यहाँ पर हो रही है। यहाँ से हम क्या कह सकते हैं? मास इनटू एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? अरे एक्सेलरेशन वाला पार्ट क्या हो जाएगा? जीरो। तो यहाँ से हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी। सेकेंड इक्वेशन, सॉरी थर्ड इक्वेशन। समझ आया एक्सेलरेशन क्यों जीरो हुआ है? अब पहली इक्वेशन देखो, ये वाली इक्वेशन देखो जो इस बॉक्स में है, और इस वाली इक्वेशन को देखो। उस वाली इक्वेशन में आप देख पा रहे हो कि साइन को हमने रिप्लेस कर दिया था x बाय एल से। तो क्या हम यहाँ पर कोस को चेंज कर सकते हैं? फॉर श्योर कर सकते हैं। ये ब्लू वाले बॉक्स में देखो हमने क्या लिखा है कि थीटा क्या होना चाहिए हमारा? बहुत स्मॉल होना चाहिए।
थीटा अगर स्मॉल होता है तो कोस के फंक्शन के बारे में सोचिए। मैथ्स में आप पढ़ते हैं कोस 0 डिग्री पर क्या होता है, 1 होता है। अगर आपके पास अभी मोबाइल है या कैलकुलेटर है तो आप चेक कर सकते हो कोस अगर 5 डिग्री है तो क्या वैल्यू आएगी, समथिंग 0.98 और 97। अगर कोस 4 डिग्री है तो क्या वैल्यू आएगी। मोस्ट ऑफ द टाइम मैं प्रेफर कि 4 डिग्री से कम हो, ठीक है, बहुत एक्यूरेट वैल्यू। बट कभी कभी क्वेश्चन में होता है कि 10 डिग्री से कम में भी आप अज्यूम कर सकते हो, ये डिपेंड करता है, ठीक है। बट इन जनरल जब आप इन दोनों चीज की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो 0.99 0.98 समथिंग कुछ इस टाइप का आएगा। तो अगर मैं बोलूं कि थीटा क्या है, स्मॉल है, तो कॉस थीटा किसके इक्वल कर सकते हैं हम, 1 के। यहाँ तक कोई डाउट। तो अगर आप 1 के इक्वल कर सकते हो दैट मीन्स व्हाट, कि हम अपनी फाइनल इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं, cos थीटा की जगह क्या आ जाएगा 1, सो t माइनस एम जी इज इक्वल टू 0। ये हो गई हमारी फोर्थ इक्वेशन। अब ये सेकंड इक्वेशन और ये फोर्थ इक्वेशन, इन दोनों इक्वेशन को देखो। अब इन दोनों ही इक्वेशन में एक चीज नहीं है, क्या नहीं है, cos और sin, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं है। इतना लिखो, आगे प्रोसीड करते हैं। इतना हो गया। अब हमारे पास ये दो इक्वेशन आ गई। इन दो इक्वेशन से ये हमने इतना सारा जो पढ़ा इसका फायदा क्या हुआ हमारे को, मेन तो यही है ना, जब हमें आउटपुट मिले कुछ। अब आउटपुट में क्या मिल रहा है, क्या वहां से, सॉरी क्या यहाँ से इक्वेशन नंबर 4 से आप टेंशन की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। क्या मैं ऐसा यहाँ पर कह सकती हूँ T इज इक्वल टू एम जी, कोई दिक्कत नहीं, इजी है, साफ साफ दिख भी रहा है, T इक्वल टू एम जी होगा यहाँ पर, है ना। ये तो हमने बस वो वाला पैरामीटर समझा था, इस वजह से 0 कर दिया। अब एक बात आपने और ध्यान करी होगी कि हम चाहते तो डायरेक्ट भी लिख सकते थे कि नेट फोर्स हॉरिजॉन्टली 0 लग रही है, ऐसे भी पता चल रहा है नॉर्मली, तो टी cos थीटा इक्वल होगा एम जी के। बट वाई वी आर प्रेफरिंग राइटिंग एम ए वाई, ताकि हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो। ऐसे ही कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, डायरेक्टली लिख देंगे तब तो कोई भी लिख देगा। कॉन्सेप्ट क्लियर कैसे होंगे, जब आपने वहां एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस कंसीडर करा तो वाई भी करो। वाई क्यों नहीं कर रहे, करा हमने कंसीडर, फिर हमने चेक करा कि ये तो 0 हो गया। कैसे 0 हुआ पता चल गया ना। अब आगे चलते हैं। टी की वैल्यू हमें क्या मिल गई, एम जी। अब हमारी ये वाली क्वेश्चन है, क्वेश्चन 2 को देखो, जो कहती है मास इनटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ऑफ टी एक्स बाय एल। टी की जगह हम लिख सकते हैं एम जी एक्स बाय एल, और ये क्या हो गया, मास इनटू एक्सेलरेशन, मास कैंसिल आउट हो जाएगा, ये एक्स क्या आ गया आपका माइनस ऑफ एक्स जी बाय एल। अब छोटा सा कॉन्सेप्ट है, बहुत छोटा सा, और आपकी डेरिवेशन डन। बिल्कुल स्टार्टिंग में हमने कहाँ से स्टार्ट करा था, हमारे पास सिर्फ एक थ्रेड थी और एक मेटेलिक बॉल थी, ठीक है। बॉल थी, पता नहीं किससे बनी होती है वो आप देख लेना। बॉल थी, स्फेरिकल शेप में थी, उसका मास m था, उसी को हम बॉब बोलते हैं। उन दोनों को अटैच करके हमने एक रिजिड सपोर्ट के साथ रखा, और थोड़ा सा हमने क्या करा, डिस्टर्ब कर दिया। पहले वो क्या था, रेस्ट पर था, जैसे हमने उसको डिस्टर्ब करा तो वो क्या करने लगा, ऑक्सीलेट करने लगा। डिस्टर्ब कैसे करा, हमने बॉब को पकड़ा और एक पोजीशन ए पर ले गए। जब हम पोजीशन ए पर ले गए तो जो एंगल बन रहा था इनिशियली और फाइनल जो थ्रेड के बीच में था, वो दैट इज जो थ्रेड्स के बीच में आप एंगल देख रहे हैं वो क्या है, थीटा, जो कि बहुत स्मॉल था। तभी वो ऑक्सीलेट करना स्टार्ट कर गया। अब ऑक्सीलेशन वाले चैप्टर से हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि एक्सेलरेशन क्या होता है, यही होता है या और कुछ होता है, यही होता है। अब यहाँ पर ये वैल्यू रख देंगे। अब क्वेश्चन आएगा कि x ही क्यों, y क्यों नहीं। अरे बेटा ये देखो ना, ये सबस्क्रिप्ट में क्या है, x है, x x कैंसिल हो जाएगा, ओमेगा क्या होता है 2 पाई बाय t इज इक्वल टू g बाय l। इसको सॉल्व करेंगे तो फाइनल आंसर आपके पास क्या आएगा, टाइम पीरियड यहाँ से कैलकुलेट हो जाता है, दैट इज योर 2 पाई
अब ये तो आपका टाइम पीरियड आएगा। अब आप ये भी कह सकते हो कि मैम टाइम पीरियड तो हम ऐसे भी देखकर भी कैलकुलेट कर लेते हैं, टाइम पीरियड के लिए क्यों इतनी मेहनत करें। ये फॉर्मूला एक्चुअली किसके लिए बेटा, जी के लिए, दैट इज 4 पाई स्क्वायर एल बाय टी, टी स्क्वायर। अब ये जी किसके लिए है, ओ, ये फॉर्मूला किसके लिए, जी के लिए, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसी के अकॉर्डिंग हम जी की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं अपने लैब में। टाइम पीरियड आप देख के बता सकते हो, ऑसिलेशन वाला पार्ट हम कर चुके हैं, क्या होता है ऑसिलेशन, क्यों होता है, बैक एंड फ्रो, ये सब हम जान चुके हैं, है ना, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। इतनी मेहनत हमने सिर्फ इस चीज के लिए करी है, दैट इज जी। अब ये भी हम जानते हैं जब अर्थ वाला मैग्नेटिज्म पढ़ते हैं कि जी वेरी करता है डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे, ठीक है, अगर इस इक्वेटर पर है तो कुछ और वैल्यू होगी, पोल्स पर है तो कुछ और होगी, और एट सर्टेन एंगल है तो वहां पर जी इफेक्टिव कुछ और होगा। यही सेम पेंडुलम को अगर हम मीडियम चेंज कर दें, मास इंक्रीज कर दें या डिक्रीज करें, उससे जी पर इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। ये जी सिर्फ दो ही पैरामीटर पर डिपेंड कर रहा है, दैट इज द लेंथ ऑफ द थ्रेड एंड द टाइम पीरियड। यानी कि क्या, आपको क्वेश्चन कहाँ से आएगा, आपको टाइम पीरियड में से क्वेश्चन आएगा, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला याद रखो, इजी है, इज अंडर रूट एल बाई जी, यहाँ से जी कैलकुलेट कर सकते हैं। ये वाला पार्ट हम लैब्स में पढ़ते हैं, और ये वाली डेरिवेशन आपके एग्जाम में आती है, बोर्ड एग्जाम टाइप स्टफ, ठीक है। तो कहाँ से स्टार्ट करा था हमने, बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट करा था, बेसिक्स थे, कुछ भी नहीं था हमारे पास ऑपरेटर्स के सिस्टम बनाने के लिए, सिर्फ एक थ्रेड और बॉब कनेक्ट करा, रिजिड सपोर्ट दिया, डिस्टर्ब करा, ऑसिलेट होना स्टार्ट हो गया। ऑसिलेट होना स्टार्ट होता है उससे पहले हमने उसके एक्सट्रीम पॉइंट पर, देखो इनिशियली जो सेटअप था वो व्हाइट वाला जो आप पार्ट देख रहे हो डायग्राम में, वो था, वो रेस्ट पर था, उस पोजीशन को क्या बोलते हैं, मीन पोजीशन। और जो ब्लू वाली ब्लू कलर से जो ड्रॉ किया गया वो है एक्सट्रीम पोजीशन। जैसे राइट साइड पे एक्सट्रीम पोजीशन है, ऐसे लेफ्ट साइड पर भी। हम कौन सी साइड कंसीडर कर रहे हैं, राइट वाली, क्यों, क्योंकि हमें डेरिवेशन सॉल्व करनी है। अब उसके बाद हमने जितने फोर्स उस पर एक्ट हो रही है वो सब की ड्रॉ करें, फिर हमने कंपोनेंट्स ब्रेक करे, कंपोनेंट ब्रेक करके हमने इक्वेशन लिखी। इक्वेशन लिखते टाइम हमने न्यूटन्स का कौन सा लॉ, सेकंड लॉ का यूज करा, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, मास तो सेम रहेगा, कंजर्व है, न्यूटोनियन मैकेनिक्स से मास हमेशा कंजर्व है। एक्सेलरेशन भी अलोंग एक्स एक्सिस होगा और वाई में होगा, एक्स एक्सिस वाला तो जीरो नहीं होगा क्योंकि आप मोशन जाते हो ऑक्सीलेट कर रहा है टूवर्ड्स, बट y वाला कैसे जीरो हो गया, क्योंकि जो हमने एंगल लिया था वो बहुत कम था, यानी कि y के अलोंग डिस्प्लेसमेंट भी कम, डिस्प्लेसमेंट में चेंज कम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि वेलोसिटी भी बाय इनर्शिया चेंज हो रहा है, या ऑलमोस्ट कांस्टेंट वेलोसिटी आ रही है। कांस्टेंट वेलोसिटी यानी कि बट एक्सेलरेशन जीरो, एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंजिंग वेलोसिटी ओवर चेंज इन टाइम। अगर आप किसी भी कांस्टेंट क्वांटिटी का डेरिवेटिव लोगे तो एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। यहाँ से फिर हमने m इज इक्वल टू क्या लिखा, t कोस थीटा माइनस एम जी, थीटा बहुत स्मॉल था तो यानी कि कोस थीटा को ऑलमोस्ट वन कह सकते हैं। सेकंड इक्वेशन है जो एक पिंक बॉक्स में है और एक येलो बॉक्स में है, ये दोनों इक्वेशन से हमने t की वैल्यू कैलकुलेट करी। एक और चीज हमने यहाँ पर यूज करी थी कि जब हमारा सिस्टम ऑक्सीलेट कर रहा है तो उस केस में एक्सेलरेशन क्या होता है, दैट इज माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ओमेगा क्या होता है 2π/t, वहां से टाइम पीरियड हमें पता चल गया, एंड दैट्स आर सिंपल पेंडुलम। I hope you guys understand. Thank you.